दोस्तों, अशोक लेलैंड एक ऐसा नाम जिसके द्वारा बनाए गए व्हीकल में हम सभी ने सफ़र जरूर किया होगा, क्योंकि भारतीय सड़कों पर हर 5 में से चौथी बस अशोक लेलैंड की ही होती है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना में भी अशोक लेलैंड के ट्रक ही इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इसीलिए ये भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, इसकी शुरुआत एक छोटे से गैरेज से हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एक गैरेज से शुरू हुई कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा बनाएं, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही रियल बिजनेस केस स्टडीज़ लगातार लाते रहें। दोस्तों, ये कहानी है आज़ादी से पहले की। आज़ादी से पहले रघुनंदन दास और उनका परिवार रावलपिंडी में रहा करता था और उनके पिता काफ़ी रईस आदमी थे। उनका अपना खुद का गैराज था, खुद के वर्कशॉप थे, तो उनका कम्युनिटी में अच्छा खासा नाम था, जिसकी वजह से रघुनंदन दास का भी लोग मान सम्मान किया करते थे। लेकिन रघुनंदन दास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि वो पहले खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करें, उसके बाद लोग उनका सम्मान करें। वो अपने पिता की बिजनेस पर खड़ा नहीं होना चाहते थे। वो खुद का अपना अलग से बिजनेस कर उसको बड़ा बनाना चाहते थे। इसीलिए फिर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया और वो स्वतंत्रता सेनानी बने। और फिर देश आज़ाद होने के बाद साल 1948 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा अशोक मोटर्स। लेकिन उस ज़माने पे अशोक मोटर्स के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो खुद से गाड़ियों का निर्माण कर सकें। इसलिए वो इंग्लैंड से स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट कर ऑस्टिन कंपनी के लिए कार बनाने का काम करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने चेन्नई में अपना खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट खोला और वहाँ पर ऑस्टिन कंपनी के लिए गाड़ी बनाने का काम करने लगे। उनका काम ठीक ठाक चल ही रहा था। लेकिन उस समय पर देश नया नया आज़ाद हुआ था और रघुनंदन दास, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश के लिए काम करना चाहते थे। इसलिए वो जल्दी समझ गए कि देश का विकास कमर्शियल गाड़ी बनाने में है। पैसेंजर गाड़ी ना बनाकर फिर उन्होंने कमर्शियल व्हीकल बनाने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो कमर्शियल व्हीकल बनाते तो उससे देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता और देश विकास की राह पकड़ता। और इसीलिए उन्होंने फिर कमर्शियल वाहन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। और इस कोशिश में उन्होंने इंग्लैंड की लेलैंड कंपनी के साथ समझौता करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया। और इसमें उनका साथ मद्रास सरकार और वहाँ के कुछ लोगों ने भी दिया, जो मद्रास सरकार के द्वारा ही अरेंज किए गए थे। और इन सब ने मिलकर उस समझौते को करने का, पूरा काम करने का बीड़ा उठाया। लेकिन ये समझौता हो पाता उससे पहले ही एक प्लेन एक्सीडेंट में रघुनंदन दास की मौत हो गई। लेकिन ये पूरी बातचीत पहले ही हो चुकी थी और इसीलिए फिर रघुनंदन दास की मौत के बाद ये समझौता मद्रास सरकार और वहाँ के कुछ जो इन्वेस्टर थे उन्होंने मिलकर किया। और फिर साल 1954 में अशोक और लेलैंड दोनों मिलकर अशोक लेलैंड कंपनी बनाई गई। फिर ये कंपनी धीरे धीरे कमर्शियल वाहन बनाने लगी, क्योंकि ये पहले पैसेंजर व्हीकल बनाती थी। फिर ये पैसेंजर व्हीकल से हटकर धीरे धीरे कमर्शियल वाहन पर शिफ्ट होने लगी। और फिर इन्होंने पहला अपना जो कमर्शियल व्हीकल था वो बनाया, जिसका नाम था कॉमेट 350, जिसको एक टाइल फैक्ट्री के लिए बेचा गया। और जिसकी परफॉर्मेंस देखकर वो कंपनी का मालिक इतना खुश हुआ कि उसने फिर से इनको दोबारा से और भी ट्रकों के ऑर्डर दिए, जिससे कि कंपनी का नाम धीरे धीरे बढ़ने लगा। अशोक लेलैंड के वाहन, जो कमर्शियल वाहन थे, वो धीरे धीरे मार्केट में अपनी छाप छोड़ने लगे। और अशोक मोटर्स को लेलैंड से जुड़ने का काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। उस ज़माने में जो भी अशोक लेलैंड नए बस या नए ट्रक बनाती थी वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के होते थे। और जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी आती थी वो अशोक लेलैंड की बसों में सबसे पहले भारत में आ जाती थी। इसीलिए इनकी कंपनी की बसें और जो कमर्शियल वाहन थे वो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करने लगे, क्योंकि इनके वाहन हाई टेक्नोलॉजी वाले होते थे। इसीलिए मार्केट में इनके वाहनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोग भी इनको फिर धीरे धीरे पसंद करने लगे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में डबल डेकर बस का कॉन्सेप्ट भी अशोक लेलैंड ही लेकर आया था। साल 1967 में 1967 में भारतीय सड़कों पर डबल डेकर बस को उतारा था अशोक लेलैंड ने। और उस ज़माने में केवल अमेरिका और यूरोप के कुछ बड़े शहरों में ही डबल डेकर बस चलती थी। उस ज़माने में अशोक लेलैंड ने भारतीय सड़कों पर डबल डेकर जैसी हाईली एडवांस बस को उतारा था। और इतना ही नहीं, उस बस को बनाने की जो पूरी टेक्निक थी वो भी पूरी भारतीय टेक्निक थी, जिससे उस बस को तैयार किया गया था। इसीलिए भी वो भारत के लिए काफ़ी एक अच्छा व्हीकल माना जा रहा था। टेक्नोलॉजी में ही फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा और भी चेंजेस किए। पावर स्टीयरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए, जहाँ पर उसको उस ज़माने में काफ़ी एडवांस टेक्निक माना जाता था। और उस टेक्निक को भी अशोक लेलैंड के द्वारा ही अपने कमर्शियल व्हीकल और बसों में लगाया गया था, जो बहुत ही अच्छी और काफ़ी पसंद की जाने वाली टेक्नोलॉजी भी बनी। और इसी तरह फिर धीरे धीरे अशोक लेलैंड ने बस और कमर्शियल वाहनों को मजबूत बनाकर अपनी अलग ही पहचान बना ली, जिससे लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने लगे। और इसी का कारण था कि फिर साल 1970 के दशक में भारतीय सेना से भी अशोक लेलैंड को 1000 ट्रक बनाने का
ऑफर आया और इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए अशोक लेलैंड ने 1000 मजबूत ट्रक भारतीय सेना को बना कर दिए, जो इतने मजबूत थे कि उन पर किसी भी तरह का हमला होने पर भी वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। और इसी के चलते फिर उन्होंने भारतीय सेना का भी दिल जीता और जिससे आज तक वो भारतीय सेना को ट्रकों की सप्लाई करते आ रहे हैं। ये अशोक लेलैंड के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात थी, भारतीय आर्मी से जुड़कर उनको ट्रकों की सप्लाई करना। ये अशोक लेलैंड के सीईओ ने भी अपने बयान में कहा था। और फिर साल 1980 में तमिलनाडु के हुसूर में कंपनी ने अपना दूसरा मैन्युफैक्चर प्लांट खोला, जहां पर ये और मल्टी टाइप बसें बनाने लगे और कमर्शियल वाहनों का निर्माण करने लगे, जो इनके पुराने वाहनों की तरह भी काफ़ी हिट साबित हुए और धीरे धीरे इनकी मार्केट बढ़ती चली गई। और फिर इन्होंने अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड करने का विचार करा और फिर इन्होंने कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन व्हीकल जो थे उनमें भी अपने कदम बढ़ाने की शुरुआत की। और इसीलिए इन्होंने साल 2011 में अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी जॉन डियर के साथ हाथ मिलाया। और जॉन डियर से हाथ मिलाने का मकसद यही था कि कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े जो व्हीकल इस्तेमाल होते हैं उनमें भी सफलतापूर्वक इन्होंने काम करना शुरू करने की सोच लिया था। और फिर यही काम इन्होंने उस कंपनी के साथ जॉन डियर के साथ मिलकर शुरू किया, जिससे ये कंस्ट्रक्शन वाहनों में भी आज इनके वाहन सबसे अधिक बिकते हैं। और जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़ी बड़ी हैवी लोडिंग मशीन रखी देखेंगे, वो अशोक लेलैंड की ही आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगी। जहाँ पर ये कमर्शियल वाहन और बस बनाने में भी नंबर 1 हुआ करते थे, वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन व्हीकल बनाने में भी सफल बन गए। यही कारण है कि आज देश के अंदर कंस्ट्रक्शन व्हीकल में अशोक लेलैंड के वाहन ही सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अशोक लेलैंड का असली मालिक कौन है। तो दोस्तों, रघुनंदन दास की मृत्यु होने के बाद इसके जो मेजॉरिटी शेयर्स थे वो मद्रास सरकार और उसके कुछ शेयरधारकों के पास थे। लेकिन सन 2007 के बाद इसके 51% शेयर हिंदुजा ग्रुप ने खरीद लिए और हिंदुजा ग्रुप इसका मालिक बन गया। और हिंदुजा ग्रुप के अंडर आने के बाद अशोक लेलैंड काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। और अगर ये इसी तरह तरक्की करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो जाएगी कमर्शियल व्हीकल बनाने के मामले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।